हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फार्माकोकाइनेटिक्स ड्रग एक्सक्रीशन। हमने लास्ट वीडियो के अंदर समझा था ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में, अब उसी की कंटिन्यूटी में आगे चलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो एक्सक्रीशन क्या होता है ये तुमको पता होना चाहिए। Excretion is defined as a process whereby the drugs or the metabolites are irreversibly transferred from the internal to the external environment थ्रू द रीनल और द नॉन रीनल रूट। अब इस चीज़ को ऐसे समझो कि एक ही ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ जो ड्रग्स हमारी बॉडी के अंदर हमारी मर्जी या बिना मर्जी के एंटर हो जाते हैं, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना, बॉडी उसको हमेशा फॉरेन की तरह ट्रीट करती है। तो बेशक वो ड्रग्स हों तो वो कुछ फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर आया है तो बॉडी ने उसको एक्सक्रीट करना है, मतलब बाहर निकालना है अपने सिस्टम से। तो उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोल रहे हैं। वो बेशक सबसे मेन रूट होता है रीनल रूट, मतलब किडनीज के थ्रू, बट और भी रूट्स हो सकते हैं जैसे कि सलाइवा से निकाल सकता है, स्किन से निकाल सकता है। तो ये जो सारे रूट्स हैं ये नॉन रीनल रूट के अंदर आ गए, ठीक है। अब उसने बोला कि एक्सक्रीशन अलोंग विद द मेटाबॉलिज्म एंड टिश्यू रीडिस्ट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग बोथ द ड्यूरेशन ऑफ द ड्रग एक्शन एंड द रेट ऑफ द ड्रग एलिमिनेशन। अच्छा, हमने पिछली बारी मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, अब हम एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं और टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन को मिला के कि बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ कितना ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो हम ये पता लगा सकते हैं ना कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, ड्रग कितनी देर काम करने वाला है, क्योंकि कब वो निकलेगा, कब वो मेटाबोलाइज होगा, उससे हम पता लगा सकते हैं। और रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, मतलब कितने टाइम में कितना ड्रग बाहर जा रहा है बॉडी से, तो ये भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं आगे। एक यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर क्या हमने अब तक सीखा कि जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो कोई भी तरीके से, हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़े थे, मैं उन दोनों वीडियोज़ का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर किसी ने नहीं सुना वो तो अब उसको सुन लेना, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यूटी में यहाँ पर क्या है कि हमने वो सारे ड्रग्स अपनी बॉडी माउथ के थ्रू, रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन, आईवी या कैसे भी वो ड्रग लिए, वो हमारी बॉडी में पहुंचे, वहाँ से वो जीआईटी में गए, वहाँ से उनका वो सीवीएस में, टिश्यूज़ में, हर जगह पर गए, फिर वो मेटाबोलाइज होना शुरू हुए, है ना। और जब हमने मेटाबोलाइज करा तो वो ड्रग फाइनली हमें बाहर निकालना है बॉडी से, ठीक है, तो उसका एक्सक्रीशन होगा। अब उसने बोला कि यहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहेंगे एक्सक्रीशन के लिए, तो उसमें किडनीज इन्वॉल्व रह सकती हैं, तो हम उसको रीनल एक्सक्रीशन बोल देते हैं। अगर बाइल होगा तो बाइलरी एक्सक्रीशन, लंग्स होंगी तो पल्मनरी एक्सक्रीशन, सलाइवा के थ्रू बाहर निकलेगा तो सलाइवरी एक्सक्रीशन, मिल्क के थ्रू निकलेगा तो मेमरी एक्सक्रीशन, स्वेट के थ्रू निकलेगा तो स्किन एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं और उसका बेसिक सा मीनिंग है। तो अब तक तुम्हें बेसिक चीज़ समझ में आ गई है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हम क्या करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं रीनल एक्सक्रीशन की। अगर हम रीनल एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं तो उसने बोला कि किडनीज प्राइमरी ऑर्गन होती है जहाँ से कोई भी ड्रग एक्सक्रीट होता है, मतलब मैक्सिमम ऑफ द ड्रग इज एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनीज। अगर अब किडनी के थ्रू निकलना है, ड्रग ने एक्सक्रीट होना है, तो वो क्या मेथड से निकल सकता है। एक इसमें ना उसने 3 चीज़ें दी हैं, 3 वर्ड्स हैं जो हम कंफ्यूज होते रहते हैं, तो हमें उसके बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, एक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब इसको ना इतना फैंसी नहीं पढ़ेंगे, मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, इन वर्ड्स को सुनते ही तुमको डर भी लग सकता है, बट इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। ये बहुत बेसिक्स हैं जो तुम फिजियोलॉजी में पढ़ के आए हो। तो आप फिजियोलॉजी के बाद यहाँ पर रिपीट होगा, तो यहाँ पर इसको ईजी करके समझ लेते हैं। अब ऐसे समझो, ये एक डायग्राम है, इतना अच्छा नहीं बनेगा पर अभी समझने के लिए समझ लेना। मान लो मैं एक ग्लोमेरुलस और यहाँ पर एक कलेक्टिंग टिब्यूल, पूरा नेफ्रॉन का डायग्राम बना रही हूँ। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा तो मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर हमने मान लो एक ग्लोमेरुलस बनाया, वुमेन कैप्सूल बनाई हमने, पीसीटी डीसीटी सब बनाया है ना। तो उसके अंदर क्या है, यहाँ पर हमें एक चीज़ समझने की, कोई भी ड्रग जब हमारी किडनी में से बाहर जाएगा तो इस रूट के थ्रू जाएगा, राइट। अगर वो इस रूट के थ्रू जा रहा है तो हमें एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पर कि किसी भी ड्रग को यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले ब्लड उसको लाएगा और इसमें से पास करवाएगा। अब यहाँ इसमें से ये पास कैसे करेगा, जो ये ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर क्या है, ये भी एक मेम्ब्रेन है। तो जब हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था तो हमने ये चीज़ समझी थी, अगर कोई भी मेम्ब्रेन है तो कैसे पास करवाती है एक ड्रग को, कि वो कौन से मीडियम में होना चाहिए, लिपिड सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल।
हमने पढ़ा था कि लिपिड सॉल्युबिलिटी चेक होती है। तो अगर एक मेम्ब्रेन के थ्रू दोनों मेम्ब्रेन्स हैं, मतलब ब्लड वाली मेम्ब्रेन से ग्लोमेरुलर की मेम्ब्रेन पे ड्रग को ट्रांसफर होना है, तो उस ड्रग को लिपिड सॉल्युबल होना पड़ेगा। ठीक है, एक और जो सबसे डिफरेंट बात यहाँ पर ये है कि जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ सिंपल मेम्ब्रेन नहीं होती, उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है कि मान लो मैंने ये यहाँ पर मेम्ब्रेन बनाई है, अब इस मेम्ब्रेन के अंदर ना बीच बीच में यहाँ पर पोर्स हैं, मतलब जैसे ये समझो कि जैसे हम वो चाय छानने वाली छन्नी नहीं होती, दैट सीव, उसके अंदर सीव में से कुछ चीज़ें पास हो सकती हैं, ऐसे ही इस छन्नी में से कुछ चीज़ें फिल्टर हो सकती हैं। तो वो जो ऊपर चीज़ें रह जाती हैं वो बड़े साइज़ की होती हैं, राइट। अब जो चाय की पत्ती होती है उसका साइज़ ज़्यादा होता है तभी वो फिल्टर नहीं हो पाता, और जो कम साइज़ का होता है वो फिल्टर हो जाता है ना, तभी उसमें से सारा लिक्विड कंटेंट हमारा फिल्टर होके आ जाता है। ऐसे ही जो हमारा ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है ये भी एक सीव की तरह है। तो सीव की तरह मतलब ये समझ लो यहाँ पर एक छन्नी पड़ी है, इसमें से जो बड़े साइज़ के सब्सटेंसेस हैं या ड्रग्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे, और जो सारे नॉर्मल साइज़ के सब्सटेंसेस हैं वो सारे पास आउट हो जाएंगे। तो उसके साइज़ पे डिपेंड करता है। अब यूजुअली हमें ये पता है जो भी नॉर्मल ड्रग्स होते हैं, मोस्टली ड्रग्स 70 to 80% वो पास हो जाते हैं, मतलब उनका मॉलिक्यूलर साइज़ इतना ज़्यादा नहीं होता। तो कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिसका मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा होता है, वो हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडेड होते हैं। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के साथ होते हैं वहाँ से वो प्रोटीन की वजह से, क्योंकि एक प्रोटीन होता है उसका लार्जर मॉलिक्यूलर वेट होता है, इस वजह से वो एक ड्रग को भी ज़्यादा बड़े साइज़ का बना देता है। ठीक है, तो आई होप सो तुमको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमारे पास नॉर्मल ड्रग्स हैं तो वो पास थ्रू कर जाएंगे, जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग वाले हैं वो पास नहीं करेंगे। उसका बेसिक रीज़न यही है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट पे। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली है कि हमने ये बोला कि यहाँ से तो सिर्फ लिपिड सॉल्युबल ड्रग पास कर रहे हैं ना, जो ये रेड कलर की हमने एरो बना रखी है इस पर हमने यही बोला है सिर्फ कि ये सारे तो लिपिड सॉल्युबल हैं। बट एक और चीज़ है, अब जो बीच में ये पोर्स हैं, अब इस पोर्स के थ्रू तो कोई भी पास कर जाएगा। तो अब जो पोर्स के थ्रू सिर्फ साइज वाली चीज़ का मैटर रहेगा, सॉल्युबिलिटी का तो कोई मैटर ही नहीं है। हमने कोई चीज़ का गेट खोल दिया तो उस गेट में से तो कोई भी जा सकता है ना, ऐसे ज़रूरी थोड़ी ना कि सिर्फ लिपिड वाला जाएगा या वाटर वाला जाएगा। अब इसके थ्रू क्या हुआ, यहाँ से वाटर वाले भी चले गए। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पर अभी तक हमने बात करी कि यहाँ से दोनों चीज़ें पास हो रही हैं, लिपिड सॉल्युबल भी, वाटर सॉल्युबल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ होने वाली है कि ये वाली जो मेम्ब्रेन थी ये ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन थी, अब आगे जाओगे तुम तो यहाँ पर ट्यूबुलर मेम्ब्रेन आएगी। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट मेम्ब्रेन्स आती रहती हैं बॉडी की। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होगी कि जितना भी तुम ड्रग दे रहे हो उसको यहाँ से पास होके यहाँ से बाहर जाना है, एक्सक्रीट होना है, अब यहाँ तक पहुँचना चाहिए उस ड्रग को। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि हमने जो ड्रग दे दिया उसमें से कुछ वापस आ जाना चाहिए, मतलब रीएब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। अब वो रीएब्जॉर्ब कैसे होता है, किस मेथड से होता है, यहाँ पर जो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू रीएब्जॉर्प्शन होता है। कैसे रीएब्जॉर्प्शन होगा कि यहाँ से जो ब्लड है उसके थ्रू, हमने अभी बोला था ना यहाँ पे भी ब्लड है, ब्लड के थ्रू अंदर गया था। अब ब्लड में से जो ड्रग अंदर जाता है उसको लिपिड सॉल्युबल था तभी वो मेम्ब्रेन क्रॉस कर पा रहा था, जबकि जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के अंदर था वो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स इसलिए एंटर कर गए थे क्योंकि वहाँ पर छन्नी थी। बट यहाँ पर जो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन है इसके पास तो कोई सीव नहीं है, कोई पोर्स नहीं है, तो यहाँ से ये जो ड्रग वाटर सॉल्युबल एंटर हुआ है ये तो यहीं रहेगा, ये तो बाहर नहीं जा सकता। तो सिर्फ जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो वापस रिटर्न कर सकता है। अगर वो वापस रिटर्न करता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन। हमने वापस से उस ड्रग को रीएब्जॉर्ब किया है, जबकि जो वाटर सॉल्युबल है ये फाइनली एक्सक्रीट ही होने वाला है। तो याद है तुमको हमने लास्ट वीडियो के अंदर मेटाबॉलिज्म में एक चीज़ समझी थी, हमने ये नहीं कहा था कि हम ड्रग को इनएक्टिव बना रहे हैं या एक्टिव बने, वहाँ सिर्फ एक बात करी थी कि जो हम बेसिक चीज़ यहाँ से लेके जाएंगे आज के पूरे लेक्चर ऑफ मेटाबॉलिज्म में कि हम ड्रग को वाटर सॉल्युबल बना रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर उस चीज़ का तुमको इफेक्ट देखो कि हम सिर्फ वाटर सॉल्युबल ही एक्सक्रीट कर सकते हैं, तभी हमें मेटाबोलाइज करके उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना होता है कि सिर्फ हम उसको एक्सक्रीट कर सकें। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है इसके बारे में। अगर फिर भी तुमको कोई डाउट है इस चीज़ से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अभी एक और चीज़ यहाँ पर समझ लो, हमने इसमें ना 3 चीज़ें बोली थी यहाँ पर।
ये देखो 3 चीज़ें थी ना। अब हमने समझ लिया कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, राइट। उसके बाद हमने समझा कि ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है। अब एक और चीज़ समझो कि ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन समझते हैं। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, एक चीज़ याद रखना कि यहाँ से तो जो ड्रग्स आ रहे थे और जिनका एक्सक्रीशन हो रहा था, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस जो ग्लोमेरुलस के लेवल पे हो रहा है, और वो अपने लेवल पे यहाँ से रीएब्जॉर्ब करा रहा था, ठीक है। बट एक और चीज़ होती है, जो ये ट्यूबुलर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर कुछ पंप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पंप होंगे। अब वो पंप का क्या मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म बना रखा है इन्होंने कि यहाँ से भी कुछ ड्रग्स डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, बेशक वो एसिडिक ड्रग्स हों या फिर वो बेसिक ड्रग्स हों। तो यहाँ पर तुमको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ इतनी बात जानो कि कुछ ऐसे ही एनायन चैनल्स होते हैं, मतलब एनायन ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स होते हैं, ऐसे ही केटायन ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स होते हैं, ठीक है। तो जिनका बेसिक काम ये होता है कि एसिडिक और बेसिक ड्रग्स को यहाँ से ट्रांसफ़र कराना। अब वो जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को हमने बोल दिया है कि ट्यूबुलर सिक्रीशन, कि मतलब ट्यूब्यूल्स के अंदर सिक्रीट हो रहे हैं कुछ ड्रग्स। तो यहाँ हमने क्या समझा कि यहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ, यहाँ से अगर वापस जाता है तो हमने उसको बोल दिया कि यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हुआ, और यहाँ से अगर हम कुछ ड्रग्स डायरेक्टली कुछ पंप्स के थ्रू अंदर जा रहे हैं तो वो ट्यूब्यूल्स के अंदर सिक्रीट हो रहे हैं, तो उसका नाम हमने ट्यूबुलर सिक्रीशन दे दिया, ठीक है। अब इस चीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक चीज़ ऐसे समझो, हम यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स लेंगे, उससे 2 चीज़ें समझेंगे जो अब तक हमने समझ लिया है, ठीक है। अब क्या समझने वाले हैं हम यहाँ पर, अगर मैं ये बोलती हूँ कि अगर एक ड्रग है वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, और उसको मेरे को टिब्यूल्स के अंदर सिक्रीट कराना है। अब वो टिब्यूल्स के अंदर जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं पेनिसिलिन ड्रग्स का, ठीक है। जो पेनिसिलिन्स होती हैं वो एक एंटीबायोटिक ग्रुप्स के अंदर आती हैं। तो अगर तुम्हें नहीं भी पता तो अभी इतना कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ इतनी सी बात समझो कि यहाँ एक एग्जाम्पल है। जो पेनिसिलिन्स होती हैं वो शॉर्टर एक्टिंग होती है, मतलब वो कम टाइम के लिए रहती हैं। वो क्यों कम टाइम के लिए रहती है, क्योंकि वो टिब्यूल्स के अंदर फटाफट से एक्सक्रीट हो जाती है, और जैसे वो एक्सक्रीट हुई वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगी, राइट। अब हमें क्या करना है, अगर हमें पेनिसिलिन्स को ज़्यादा टाइम के लिए बॉडी में रोकना है, उनका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन करना है, तो हम एक चीज़ करते हैं, जो पेनिसिलिन्स होती हैं उसके साथ हम ऐड कर देते हैं प्रोबेनिसिड को। किसको ऐड कर देते हैं, प्रोबेनिसिड को। अब ये क्या करता है, यहाँ पर ऐसे समझो, यहाँ पर जो ये चैनल होते हैं, जो हमने बोला कि यहाँ पर ये पास करने के लिए ट्यूबुलर सिक्रीशन में हमें जगह मिल रही है। अब ये यहाँ पर जो पोर्ट है इसके थ्रू ना यहाँ पर भी कंपटीशन होता है कि कौन पहले जाएगा, कौन वहाँ तक लेट तक रुकेगा। तो जो ये जैसे हम एंजाइम्स के अंदर कंपटीशन पढ़ते थे ना, तो ऐसे कंपटीशन इनहिबिशन या कंपटीशन होता है। पेनिसिलिन्स वीक होते हैं कंपैरेटिव टू प्रोबेनिसिड। तो प्रोबेनिसिड क्या करता है, यहाँ पर इन पोर्ट्स पर जब आता है तो वो थोड़ी सी कमीशन दे देता है, मतलब वो थोड़ी सेटिंग कर लेता है कि 100-200 रुपए ले ले और मेरे को अंदर जाने दे पहले। अगर वो अंदर पहले जा रहा है तो फिर वो पहले एक्सक्रीट होगा। अब वो जितनी देर तक एक्सक्रीट होता रहेगा उतनी देर तक पेनिसिलिन हमारी बॉडी के अंदर रहेगा, उसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। अब चलते हैं हम थ्योरी पे वापस से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसे समझ ली हैं। चलो अब एक बार हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। अभी तक हमने क्या बोला कि किडनी एक मेजर साइट है ड्रग एलिमिनेशन की, ठीक है। उसके बाद हमने ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन पढ़ा। हमने बोला कि उसमें से सीव होती है और वहाँ से लिपिड सॉल्युबल भी और वाटर सॉल्युबल दोनों ड्रग्स पास हो सकते हैं, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी बताई हुई है कि हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ लिया। हमने पढ़ा कि यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसकी वजह से कुछ सिक्रीशंस हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने वहाँ पर ट्यूबुलर सिक्रीशन भी पढ़ा, और ड्रग रीएब्जॉर्ब वापस से हो जाता है, वो भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात हो रही है। द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल इज सच दैट इट परमिट्स अ हाई डिग्री ऑफ द फ्लूइड फिल्ट्रेशन while restricting the passage of compound having relatively higher
मॉलिक्यूलर वेट्स। तो यही बात हमने कर ली कि ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा, वो उसको जाने नहीं देगा क्योंकि वो सीव में से पास नहीं हो सकता। दिस सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट दैट इट प्रिवेंट्स द फिल्ट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द वैस्कुलेचर एंड दस द प्लाज्मा वॉल्यूम। सेम बात बोल रहे हैं अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं। Several factors including the molecular size, charge, shape influence the glomerular filtration of the larger molecules। तो हमने क्या बोला था कि molecular size से फ़र्क पड़ेगा, उसका कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव केटायन एनायन, इससे फ़र्क पड़ेगा, शेप से फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। As the ultrafiltrate is formed, any drug that is free in the plasma water that is not bound to the plasma protein or the formed elements in the blood will be filtered as a result of driving force which is provided by the cardiac pumping। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही ना एक टर्म होती है ड्रग क्लियरेंस की, मतलब जो हमारी बॉडी में से क्लियर होगा वो ड्रग। अभी के लिए मत समझो उस चीज़ को, क्योंकि वो जब सिर्फ हम कैलकुलेशंस वाला टॉपिक करेंगे उसके अंदर मैं तुमको वो सारी डेफिनेशंस दूंगी जहाँ तुम्हें ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। Active tubular secretion, the tubular secretion which is carried out at the level of the proximal tubule is a active process। Active process मतलब जिसमें ATP यूज हो, जिसमें हमारी बॉडी की एनर्जी खर्च हो। It is a carrier mediated process which requires energy for transportation of the compounds across the concentration gradient। टू सेक्रीशन मैकेनिज्म्स आर आइडेंटिफाई। तो कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए, एनायंस के लिए होते हैं चैनल्स, और कुछ बेस के लिए होते हैं, केटाइंस के लिए होते हैं, ठीक है। ये हमने अभी चीज़ समझी थी। तो उसने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं जो ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए, जैसे पेनिसिलिन्स हो गए, सैलिसाइलेट्स हो गए। जैसे पेनिसिलिन वाला एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा कि उसने कंपटीशन किसके साथ करा, प्रोबेनिसिड के साथ। ऐसे ही उसने बेस के साथ दे दिए कि मॉर्फिन होता है तो वो बेसिक ड्रग है, हेक्सामेथोनियम बेसिक ड्रग है, ठीक है। मैनी ड्रग्स आर आइदर वीक बेसिस और एसिड्स एंड देयरफॉर द pH of the filtrate can generally influence the excess of tubular reabsorption for many drugs। When the urine is acidic, weak acidic drugs tend to be reabsorbed। Alternatively, when the urine is more alkaline, weak bases are mostly extensively reabsorbed। Alternatively, when the urine is more alkaline, weak bases are making the urine more acidic can cause less reabsorption of the weak bases और enhance excretion। ठीक है, अब इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे कंफ्यूज नहीं करना। वो यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ समझाना चाह रहा है, बस उस एग्जाम्पल को समझ लो। अब हमें इतनी बात तो पता लग गई है कि रीएब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो वापस बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब हो सकता है थ्रू ब्लड, राइट। अगर हमें किसी भी ड्रग को बाहर निकालना है तो इसका मतलब उसे वाटर सॉल्युबल करना होगा। ऐसे ज़रूरी तो नहीं है कि सारे ड्रग्स वाटर सॉल्युबल हों। तो ये जो प्रोसेस है हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, पॉइजनिंग्स में। मोस्टली पॉइजनिंग के अंदर क्या होता है कि हम रीएब्जॉर्प्शन नहीं होने देते ड्रग का। अगर हम उसको वापस रीएब्जॉर्ब नहीं होने देंगे तो वो फिल्टर हो जाएगी, मतलब वो बॉडी के थ्रू बाहर निकल जाएगी। अब पर वो ड्रग तो लिपिड सॉल्युबल है, तो लिपिड सॉल्युबल को हम यहाँ से एक्सक्रीट कैसे कराएंगे। तो बेसिक जो प्रोसेस हमारा रहता है एक्सक्रीशन के लिए, तो जो हमारा बेसिक प्रोसेस रहता है एक्सक्रीशन के लिए वो ये होता है कि हम उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं कि मतलब वो एसिडिक ड्रग है या बेसिक ड्रग है। क्योंकि हमने अब तक ये पढ़ा था कि भी ड्रग है वो सेम मीडियम के अंदर अगर होता है तो वो बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसका ये मतलब है, अगर हम इस चीज़ को उल्टा बोलें कि अगर कोई भी ड्रग को हम सेम मीडियम की जगह ऑपोजिट मीडियम में कर देंगे तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। जैसे अगर इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एस्पिरिन ड्रग है। एस्पिरिन क्या होता है, एक एसिडिक ड्रग है। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे उस ड्रग को बाहर निकालना है बॉडी से, तो ये करना पड़ेगा मुझे कि यूरिन को बेसिक बनाना पड़ेगा। अगर मेरा यूरिन बेसिक हो जाएगा तो एसिडिक ड्रग अपने आप उसके थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इस यूरिन को बेसिक कैसे बनाते हैं, हम उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो ड्रग्स होते हैं जो एसिडिक होते हैं, जो नहीं निकलते, उनके अंदर हम बेसिक मीडियम बना देते हैं। जो बेसिक ड्रग्स होते हैं उनके अंदर हम एसिडिक मीडियम बना देते हैं ताकि वो एक्सक्रीट हो सकें, ठीक है। तो वो यहाँ पर यही बोल रहा था जिसको हमने अब समझ लिया। अब तक हमने जो पढ़ लिया वो सारा था किडनी का एक्सक्रीशन। अब हम चलते हैं बाइलरी एक्सक्रीशन पे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हिपैटोसाइट पे, मतलब जो लिवर का सेल होता है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि ड्रग्स को सिक्रीट कराने में हेल्प करते हैं एक्टिवली और मेटाबोलाइट करते हैं उसको बाइल के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हो गए कि द
पी ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, या फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं, ऐसे है ना। तो ड्रग इन द बाइल एंटर्स द जीआईटी आफ्टर द स्टोरेज इन द गॉल ब्लैडर। तो वो ब्लैडर में स्टोर होने के बाद वो जीआईटी को एंटर करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक डायग्राम भी बना होता है, उससे देख लेते हैं हम क्या कह रहे हैं। उसने बोला कि जो बाइलरी एक्सक्रीशन है उसके लिए गॉल ब्लैडर की ज़रूरत पड़ेगी, जितना भी बाइल है वहाँ पर वो स्टोर हो जाएगा, फिर वो पास करेगा उसको डिओडिनम के अंदर और डिओडिनम से उसका बाइलरी एक्सक्रीशन होगा, राइट। तो अब वो बाइलरी एक्सक्रीशन के थ्रू भी एक मेथड होता है जहाँ से हमारा ड्रग ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अ ड्रग एक्सक्रीटेड इन द बाइल मे बी रीएब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी। जीआईटी क्या कर सकता है, उसको वापस से रीएब्जॉर्ब कर सकता है, या फिर वो ड्रग कंजुगेट कर सकता है किसी भी चीज़ के साथ, ताकि वो इनएक्टिव फॉर्म में या हाइड्रोलिसिस हो जाए उसका, जैसे वहाँ पर गट का बैक्टीरिया होगा उसके थ्रू भी कर सकता है, और वापस से वो जनरल सर्कुलेशन में एंटर कर सकता है। तो जब रिसाइकलिंग अगर कंटिन्यू होती रहती है तो उसको इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में ले लेते हैं हम। लिवर भी इन्वॉल्व हो जाएगा उसके अंदर और उसका रिसाइकलिंग चलता रहेगा, एंड फाइनली उसको जब हम मेटाबोलाइज करते हैं तो वो किडनी के थ्रू या लिवर के थ्रू ही मेटाबॉलिज्म उसका होता है, ठीक है। तो पल्मोनरी एक्सक्रीशन में क्या होता है, गैसेज एंड द अदर वॉलेटाइल सब्सटेंसेस सच एज जर्नल एनेस्थेटिक्स दैट एंटर द बॉडी primarily through the respiratory tract can be expected to be excreted by this route, ठीक है। अब इसके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता, सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू डिफ्यूजन होती है, उसके थ्रू हम ड्रग्स का एक्सचेंज पॉसिबल होता है। द रेट ऑफ लॉस ऑफ गैसेज इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड द पल्मोनरी ब्लड फ्लो। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं होगा, कुछ भी सेम नहीं रहने वाला, ये डिपेंड करेगा कि हमारा ब्लड फ्लो कितना हो रहा है, पल्मोनरी मतलब एयर कितनी आ रही है, कितना रेस्पिरेशन हो रहा है, उस रेट पे डिपेंड करने वाला। द डिग्री ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन ब्लड ऑल्सो will affect the rate of the gas loss. Gases such as nitrous oxide which are not very soluble in blood will be excreted rapidly. तो जो भी ऐसे ड्रग्स होते हैं जो जैसे नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसेज होती हैं, ये इतने ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते ब्लड के अंदर और ये फटाफट से एक्सक्रीट हो जाते हैं ऑलमोस्ट एट द रेट एट विच द ब्लड डिलीवर्स द ड्रग टू द लंग्स। मतलब जैसे ही वो लंग तक पहुंचा, लंग ने उसको वापस से बाहर पहुंचा दिया, तो उतनी जल्दी इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है और उतनी जल्दी इनका एक्सक्रीशन होता है। Ethanol, which is relatively high blood gas solubility, is excreted very slowly by the lungs. अच्छा, ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो गया, तुम इसमें मत जाओ क्योंकि ये सारी चीज़ें तुमको एनेस्थीसिया के अंदर अलग से एक चैप्टर होता है, उसमें समझाया जाएगा। अभी के लिए बेसिक बातें समझो। अब चलते हैं हम सलाइवरी एक्सक्रीशन के अंदर। उसके अंदर क्या होने वाला है, द pH ऑफ द सलाइवा विच वेरीज फ्रॉम 5.8 to 8.4। अनआयनाइज्ड लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड पैसिवली। जो बिटर टेस्ट होता है किसी भी दवाई का, हमको वो इंडिकेट करता है कि ड्रग एक्सक्रीट हो गया है। सम बेसिक ड्रग्स इनहिबिटेड द सलाइवा सिक्रीशन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द माउथ ड्राइनेस। तो ऐसे ही बहुत बार हम ड्रग्स खाते हैं जिसकी वजह से माउथ ड्राई हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सलाइवरी एक्सक्रीशन में एग्जाम्पल हो जाएगा लिथियम का, ले सकते हो तुम, जैसे यहाँ पर इसने और एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। फेनेटोइन का ले सकते हो, कैफीन, थियोफाइलिन। कैफीन किस में होती है, कॉफ़ी के अंदर होती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का एग्जाम्पल ले सकते हो। अब नेक्स्ट आ गया मेमोरी एक्सक्रीशन। अब यहाँ क्या होगा, मिल्क के थ्रू भी कुछ ब्लड ट्रांसफ़र हो जाता है। अब वो क्यों चाहिए होता है हमें, क्योंकि जो छोटे इन्फेंट्स होते हैं या बच्चों के अंदर अगर हमें कोई भी ड्रग देना है तो वो हम कैसे मदर के मिल्क के थ्रू देते हैं, क्योंकि वो बच्चा बहुत ईजिली वहाँ से ले सकता है, अदरवाइज उन बच्चों को बहुत दिक्कत होती है ड्रग लेने के लिए, ठीक है। तो मिल्क कंसिस्ट ऑफ द लैक्टिक सेक्रीशंस विच आर रिच इन फैट्स एंड द प्रोटीन्स। Excretion of the drug in milk is important as it gains entry in the breastfeeding infants। तो यही बात अभी हमने बोली। The pH of the milk varies from 6.4 to 7.6 पे वैरी करता है और lipid soluble drugs these diffuse passively। Highly plasma bound drug like diazepam is less secreted in the milk। तो जो बहुत ज़्यादा plasma bound वाले होते हैं वो कम secrete होंगे क्योंकि वो वहीं रह जाएंगे ना मोस्टली। तो जो amount of drug which is secreted in the milk is less than 1%। मतलब उसमें बहुत छोटा अमाउंट चाहिए होता है एक्चुअली जो एक इन्फेंट को चाहिए, और जो हमारी एक ह्यूमन बॉडी जो पूरे ग्रोन अप की होती है उसमें से तो बहुत ही फ्रैक्शन वाला ड्रग चाहिए ना उस बच्चे को। अब उसके अंदर वो पहुंच गया ड्रग एंड द फ्रैक्शन कंज्यूम्ड बाय द इन्फेंट इज टू लेस
टू प्रोड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट्स। इसलिए क्योंकि मतलब अगर वो ड्रग बहुत ज़्यादा भी टॉक्सिक भी है, अगर पहली बात तो हमको ऐसा टॉक्सिक ड्रग देते नहीं कि जो मदर के लिए भी हार्मफुल हो और जो बच्चे के लिए भी, पर अगर मान लो उसका थोड़ी सी भी टॉक्सिसिटी है बट उसका वो सिर्फ 1% ही बच्चे में जा रहा है, तो इसलिए उसका टॉक्सिसिटी और भी ज़्यादा कम हो गया इन्फेंट के अंदर। तो सम पोटेंट ड्रग्स लाइक बार्बिचुरेट्स एंड मॉर्फिन में इंड्यूस टॉक्सिसिटी। तो मतलब अगर इतने ज़्यादा हाई लेवल के तुम टॉक्सिक ड्रग्स दोगे तब जाके बच्चे के अंदर टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। नॉर्मल ड्रग्स तुम इस रूट के थ्रू दे सकते हो। अब चलते हैं स्किन एक्सक्रीशन पे। स्किन एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है कि स्किन के थ्रू भी कुछ ड्रग्स पास हो सकते हैं, बट उसके अंदर दिक्कत क्या होती है कि कभी कभी वो ड्रग जो होता है वो हमारी बॉडी में डर्मेटाइटिस, अर्टिकेरिया ये सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो कुछ ड्रग्स जैसे कुछ लोकल एप्लीकेशन वाले ड्रग्स भी होते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड या एल्कोहल, ये सारे कैसे एक्सक्रीट हो जाते हैं, ये एक्सक्रीटेड इन द स्वेट। अगर ये स्वेट के थ्रू निकल रहे हैं तो फिर ये हमारी बॉडी में कुछ डर्मेटाइटिस जैसा रिएक्शन भी कर सकते हैं। सो आई होप सो तुमको यहाँ तक समझ में आ गया होगा सारा। तो आज हमने बहुत बेसिक लेक्चर पढ़ा था ड्रग एक्सक्रीशन का। इसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, या फिर हम सारी कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। बट अगर वो लेक्चर तुमको चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, आई विल अपलोड दैट ऑल्सो। एंड आई होप सो तुमको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।